तो 6 विधानसभा में जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें दूर दूर तक कहीं भी एनडीए नजर नहीं आ रहा है, इसलिए कि अंतिम समय तक यही एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र था जिसके परिणाम घोषित नहीं हो पा रहे थे। अख्तरुल इमाम AIMIM के जो अभी वर्तमान विधायक भी हैं, उनको 2,95,000 आया था, यानी 3 लाख के लेवल में सभी थे। वहां की जनता को अपने सांसद की जरूरत है और सांसद दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। इन सब के बाद गैंगटोक होगा, कलिंगपोंग हो गया, दार्जिलिंग हो गया, ये सब काफी रमणीक स्थल है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये महाभारत 2024 है, जहां पर हम चर्चा कर रहे हैं अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों की। आपने भोजपुरी भाषी लोकसभा क्षेत्र की बात देख ली, उसमें क्या हो रहा है। मगध की कुछ सीटों पर हमने चर्चा करके बताया है, मिथिलांचल की सीटों पर चर्चा करके बताया, और अब जो है हम सीमांचल की तरफ बढ़ रहे हैं। सीमांचल में अररिया, उसके बाद अब हम आपको आज जिस लोकसभा क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं वो है किशनगंज। किशनगंज का जब भी नाम आता है तो चर्चा होने लगता है बंगाल, और बंगाल से सटे हुए ये बॉर्डर हैं किशनगंज के। और जब भी किशनगंज से सटा हुआ बॉर्डर का याद आता है तब याद आता है MY समीकरण, या और सबसे ज़्यादा M समीकरण पर ध्यान दिया जाता है। चाहे कोई भी गठबंधन हो, इंडिया हो, NDA हो, ये सभी मुस्लिम बाहुल्य इस क्षेत्र पर अपनी नज़रें दौड़ाए रहती है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं जो असुद्दीन अवैसी हैं, उनके पार्टी है AIMIM, वो आते हैं अपने कैंडिडेट को लेकर, और यही किशनगंज की वो सीट है जिस पर 2019 में कांग्रेस ने 1 सीट जीतकर लोकसभा में बिहार से अपना जो सांसद था वो संसद भवन में दिया। और उसके बाद अब 2024 में क्या होने वाला है, तेजस्वी यादव के माई बाप समीकरण में क्या ये किशनगंज की सीट इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंचाएगी? चलिए महाभारत 2024 के किशनगंज लोकसभा क्षेत्र पर चर्चा करने के लिए बाबा के साथ जुड़ते हैं। क्या होगा बाबा, यही वो सीट है 2019 का जो काफ़ी मतलब इंडिया गठबंधन को डैमेज किया था। इंडिया गठबंधन तब भी कह रहा था कि 40 के 40 लोकसभा सीट हमारे कब्जे में है, लेकिन 1 सीट किशनगंज की जिस वजह से हारी, क्या वजह रही उस पर तो आप विस्तृत बात बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन इस बार क्या लग रहा है, क्या इस बार भी इंडिया गठबंधन ले जाएगी या NDA के पास ये सीट आता दिख रहा है? देखिए रत्नेश, हम लगातार सीमांचल के क्षेत्रों की चर्चा कर रहे हैं। किशनगंज ने प्रतिष्ठा बचाई थी महागठबंधन की, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन कैसे बची थी ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए कि अंतिम समय तक यही एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र था जिसके परिणाम घोषित नहीं हो पा रहे थे। इतना कांटे का टक्कर था, त्रिकोणीय मुकाबला था। इस मुकाबले को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें मोहम्मद जावेद को 3,67,000 के आसपास वोट आया था। तो वहीं जो सेकंड नंबर पर JDU के रहे थे सैयद महमूद अशरफ, उनको 3,22,000 वोट आया था। और अख्तरुल इमाम AIMIM के जो अभी वर्तमान विधायक भी हैं, उनको 2,95,000 आया था, यानी 3 लाख के लेवल में सभी थे। बिल्कुल अंतर आप समझिए कि 67 और 22, मतलब करीब 35-36 वोटों का अंतर था। और ये कभी संतुष्ट होकर कोई नहीं कह पाया कि मेरे खेमे में आएगा। अगर ये बता दे रहे हैं आपको कि अगर थोड़ा सा और मेहनत हो गया रहता तो जनता दल यूनाइटेड ये सीट निकाल चुकी होती जी। लेकिन चूंकि आप बता रहे हैं कि यहाँ 68% मुस्लिम आबादी है, इस क्षेत्र की विशेषता यह है कि इसको जोड़ करके देखा जाता है मुस्लिम कंट्रीज से, क्योंकि यहाँ एक समय था जब छुट्टी जो है पूरे देश भर में रविवार को और यहाँ पर शुक्रवार को हुआ करता था। बिल्कुल। तो और अभी ये मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया रहा है। बिल्कुल, अभी भी वो स्थिति, अभी भी ये मुद्दा है। और इसके साथ साथ अगर इस क्षेत्र के आप विधानसभा को देखें, 6 विधानसभा, तो 6 विधानसभा में जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें दूर दूर तक कहीं भी NDA नजर नहीं आ रहा है। दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा है। 6 विधानसभा में कहीं दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा है। AIMIM की 5 सीटें जो आई थी इसी क्षेत्र से आई थी, इसलिए इस क्षेत्र का महत्व आप समझ सकते हैं कि जहां 68% मुस्लिम हो, 32% यहाँ हिंदू हों, तो ऐसी स्थिति में निर्णायक क्या हो सकता है। 2009 में असरारुल हक यहाँ से जीते थे जो कांग्रेस के थे। सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि 40 में से 39 सीटें, जैसा कि आपने बताया भी, तो यही एक किशनगंज का सीट है जिसने इज्जत बचाई थी महागठबंधन की।
अब यहाँ से मोहम्मद जावेद की बात जो करें, जो 2019 में जीत करके आए थे, इससे पहले तो आपने देखा है कि किस तरह से असरारुल हक यहाँ से जीत रहे थे। दो बार वो 2009 में भी 2014 में भी जीत करके आए थे। उम्र अधिक होने के कारण इनको बैठाया गया था। उसके बाद मोहम्मद जावेद यहाँ से चुनाव लड़े थे, बड़ी कड़ा टक्कर हुआ था। और मोहम्मद जावेद इस पिछले 5 साल में क्या कर पाए हैं ये जनता भी नहीं समझ पाई है। वहाँ की जनता को अपने सांसद की जरूरत है और सांसद दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन पर एक एंटी इनकम्बेंसी जरूर चल रहा है। लेकिन इस क्षेत्र की विशेषता सिर्फ इतना ही नहीं है। आप जब भी सीमांचल में गए, आप लोग तो खूब जाते हैं सीमांचल में घूमने के लिए। वहाँ देखा है कि उम्मीदवारों को मतलब नए कैंडिडेट को बड़ा मौका मिलता है। वहाँ पर एक आदमी नहीं स्थिर रहता है, अलग अलग लोग आते हैं, हर साल बदल जाते हैं। इस क्षेत्र की विशेषता भी है कि इस क्षेत्र की विशेषता ये है कि कई ऐसे स्थल हैं और कई यहाँ तक कि 2 देशों से इसकी सीमाएं लगी हुई हैं, बांग्लादेश और नेपाल से। इन सब के बाद गैंगटोक हो गया, कलिंगपोंग हो गया, दार्जिलिंग हो गया, ये सब काफी रमणीक स्थल है जो इसी से जुड़ा हुआ है। यहाँ भी लोग खूब जाते हैं। कई दार्शनिक स्थल हैं, कई ऐसी चीजें हैं वो वहाँ देखने के कारण मिलती है। यहाँ की स्कूल की छुट्टियों के बारे में हमने बता ही दिया था आपको। अब आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो 6 विधानसभा हैं, बहादुरगंज जिसमें अंजार नईम है, ठाकुरगंज सऊद आलम है, किशनगंज इजराउल हक है, हुसैन है, कोचा धाम में इजहार अशरफी हैं, बौसी में सैयद रुकनुद्दीन है और प्रलय में अख्तरुल इमाम हैं जो AIMM के एकमात्र बचे हुए हैं। बाकी आप देख लीजिए, इसमें से एक सीट जो है वो कांग्रेस को गई थी और बाकी सभी सीटें AIMM को गई थी। और लास्ट में इसके 4 जो विधायक हैं वो RJD ज्वाइन कर लिए थे, जिसमें से अभी मंत्री भी हैं। खैर, इन सारी बातों को लेकर के पिछली सरकार तक आपने देखा होगा कि लोग मंत्री थे ही। अब इसमें है क्या कि कांग्रेस यहाँ 2 बार हैट्रिक मार चुकी है। यहाँ पर शुरुआत जब हुआ 1990 में ये लोकसभा अस्तित्व में आया, उसके बाद से लगातार आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस का यहाँ दबदबा था। और खास करके चूंकि बंगाल से, नेपाल से, बांग्लादेश से ये सीमाएं सटी हुई हैं, तो इस सीमा क्षेत्र को भी कहा यह जा रहा है कि यूनियन टेरिटरी जो बनाने की बात चल रही है उसमें इसको भी शामिल किया जाएगा। उसके बाद आपको पता है कि NRC को लेकर के जिस तरह की बातें चल रही है वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है। इन सभी चीजों को अगर एक तरफ रख देते हैं तो इसको कहा जाता है तस्लीमुद्दीन की ये जमीन मानी जाती थी। कभी तस्लीमुद्दीन की जमीन मानी जाती थी। वो यहाँ से 3 बार जीते। अब जो संभावित उम्मीदवार हैं उसमें कमरुल होदा है, शहनाज आलम है, मोहम्मद जावेद तो ऑलरेडी जो सिटिंग है वो है ही। इसके बाद शहनाज हुसैन है, असरारुल हक कासमी है। ये सारे लोग वहां से तैयार हैं। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहां पर ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी तो अपना कैंडिडेट खड़ा करने जा नहीं रही है। यहां जो सबसे बड़ी बात है वो है कि जदयू अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी या फिर NDA के अन्य घटक दलों को यह सीट मिलेगा, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज के कई नेता हैं जो यहां से अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां भी AIMIM का प्रभाव बहुत ज्यादा है। आपको पता ही है कि ये 5-5 जहां से विधायक जीत करके आते हैं 6 में से, तो निश्चित रूप से इसका बढ़ जाता है महत्व कि यहां से कौन जीत करके आता है। निश्चित रूप से NDA नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन की तरफ ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर NDA गठबंधन इस सीट पर कोई अलग दिमाग लगा दे तभी इस सीट पर जीत हार हो सकती है, वरना ये मान के चलिए कि इस बार भी ये सीट गया इंडिया गठबंधन के पास ही जाएगी। चलिए देखिए, किशनगंज की सीट इस बार भी NDA गठबंधन के हाथ से जो है वो खाली रह सकता है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी इस जगह पर अपना कैंडिडेट उतारेगी, जो कि मुझे नहीं लगता है कि ऐसा वो करेगी, अगर अन्य घटक दल जैसे जदयू हो गए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी है, इन पार्टियों से अगर कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो शायद ये सीट इस बार निकल सकती है। और जो सांसद वर्तमान में हैं उनके बारे में बाबा ने बताया ही क्या परिस्थिति बन रही है। वहाँ के लोग मोहम्मद जावेद को खोजते हैं, लेकिन मोहम्मद जावेद दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से किशनगंज नहीं लौटते, और जिस वजह से वहाँ की समस्याएं जो हैं किशनगंज की ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं। तो क्या उन समस्याओं का समाधान NDA गठबंधन निकालेगा?
चर्चाएं लगातार जारी रहेगी। महाभारत के आज के इस सर्वे में इतना ही, लेकिन ऐसे ही तमाम सर्वे 2024 में चुनाव से पहले हम करते रहेंगे। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।